मैं डॉक्टर अविनाशपति तिवारी, प्रवक्ता गणित, राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से एक बार फिर आपके सामने आया हूं कुछ नए कॉन्सेप्ट और कुछ नए क्वेश्चनों को लेकर। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 गणित सांतत्य एवं अवकलनीयता का द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। आज के हमारे मुख्य चर्चा के बिंदु क्या हैं? पहला, अंतराल में संततता यानी कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, संतत फलनों के बीजगणित, एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, एनसीईआरटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। हम आगे बढ़ें इससे पहले भाग 1 में हमने जो बताया उसकी मुख्य बातें हम एक बार और दोहरा दें। आपको ध्यान दीजिएगा, हमने पिछले भाग में पढ़ा था संतत फलन यदि f एक फलन है तथा c उसके प्रांत का कोई बिंदु है तो f बिंदु c पे संतत कहलाता है यदि लिमिट x टेंडिंग टू c fx बराबर fc। इसमें एक बात ध्यान ये देना है कि हमने जो सततता यानी कंटिन्यूटी पढ़ी वो किसी पॉइंट पे पढ़ा, किसी बिंदु पे पढ़ा। इसके बाद आपको बताया था कि लिमिट का मतलब लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट बराबर होना चाहिए और सतत के लिए फलन का मान भी बराबर आना चाहिए। यानी फलन x बराबर c पे सतत कब होगा? जब लेफ्ट लिमिट बराबर राइट लिमिट बराबर फंक्शन का मान। आगे ये भी बताया था कि इस चीज की ये वैल्यू होता है, एक्चुअली ये लेफ्ट लिमिट है, ये राइट लिमिट है और ये फंक्शन का मान है। जिस बिंदु पे फलन सतत होता है उसे हम सतत बिंदु कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको असतत भी बताया था और कहा था अगर किसी बिंदु पे फलन सतत नहीं है तो उसे हम लोग असतत का बिंदु कहते हैं। साथ ही आपको मैंने खुला अंतराल, बंद अंतराल, अर्ध खुला और अर्ध बंद अंतराल के बारे में भी बहुत सारी बातें बताई थी। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है नया चीज। नया चीज आपके सामने हाजिर है, अंतराल में सततता या अंतराल में संततता, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। पहले मैं इसे पढ़ता हूं क्या लिखा है। एक वास्तविक फलन f संतत कहलाता है यदि f के प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर वह सतत हो। ध्यान दीजिएगा, पिछले भाग में हमने किसी बिंदु पे सततता की बात की थी, मतलब कोई फंक्शन किसी बिंदु पे सतत है कि नहीं। यहां मैं किसी बिंदु की बात नहीं कर रहा हूं, यहां मैं पूरे अंतराल की बात करने जा रहा हूं या पूरे प्रांत की बात करना चाह रहा हूं। देखिए आगे लिखा है क्या कि माना वास्तविक फलन f बंद अंतराल ab में परिभाषित है, यानी f सच दैट बंद अंतराल ab से r। तो f बंद अंतराल ab में सतत फलन कहलाता है यदि, मैं यहां पे थोड़ा सा रुकता हूं और आपको पहले समझाता हूं कि यहां बंद अंतराल क्यों आ गया या अंतराल यहां पे क्यों आ गया। ध्यान दीजिएगा, एक चीज मैंने आपको क्लियर कर दिया कि हमको यहां किसी बिंदु पे नहीं बल्कि हमको पूरे प्रांत की बात यहां पे करना है। अब वास्तविक फलन का प्रांत क्या होता है? वास्तविक फलन का प्रांत होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय या वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का उपसमुच्चय। अगर मैं यहाँ रियल लाइन बनाऊं, ध्यान दीजिएगा, रियल लाइन दिख रहा है और इस रियल लाइन में से मैं a लिखूं और यहाँ b लिखूं तो ध्यान देंगे रियल लाइन का एक हिस्सा हमने आपको दिखा दिया। यह हिस्सा इस रियल लाइन का ही एक पार्ट है, यानी बंद अंतराल ab जो आपको दिख रहा है वो बंद अंतराल ab वास्तविक संख्याओं का समुच्चय का एक उपसमुच्चय हुआ। इसका मतलब हम फलन के प्रांत के रूप में बंद अंतराल या अंतराल ले सकते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे जो ये अंतराल AB लिखा गया है वो अंतराल AB ही यहाँ पे फलन f का प्रांत यानी कि डोमेन होगा। पहला कंडीशन लिखा है क्या? f खुले अंतराल AB में संतत हो, अर्थात a और b के बीच के सभी बिंदुओं पे संतत हो। ध्यान दीजिएगा, हमें बंद अंतराल AB में सतत की बात करनी है। तो पहला कंडीशन ये बताया जा रहा है कि जो बंद अंतराल AB है उसके बीच के जितने बिंदु हैं
उन सारे बिंदुओं पर हमारा फलन सतत होना चाहिए। जैसे आपने कहा कि कोई बिंदु यहाँ है, उस बिंदु पे भी सतत होना चाहिए। आपने कोई बिंदु यहाँ लिया, उस बिंदु पे भी सतत होना चाहिए। मतलब जो बिंदु आप ए और बी के बीच में ढूंढेंगे उन सारे बिंदुओं पे फलन सतत होना चाहिए। दूसरा, बिंदु ए पर दाएं पक्ष से सतत हो, कॉन्टिन्यूअस फ्रॉम राइट साइड, अर्थात लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स बराबर एफ ए, इस बिंदु पर राइट साइड से सतत होना चाहिए। बच्चों, अब आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि सततता की ये कौन सी नई परिभाषा हमारे सामने आ गई? क्योंकि आपको तो हमने ये बताया था कि किसी बिंदु पे सतत होने के लिए लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट, फलन का मान, ये तीनों आपस में बराबर होना चाहिए। यहाँ क्या ऐसा हो गया है कि हम सिर्फ राइट लिमिट ले रहे हैं, लेफ्ट लिमिट हम छोड़ रहे हैं। हमको थोड़ा सा और गहराई में जाना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, हमारा ये जो बंद अंतराल ए बी लिखा है, ये हमारे फलन का प्रांत है। अगर इस बिंदु ए पर हम राइट लिमिट निकालें तो आपको पता है कि ए से हमको थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। हम जा सकते हैं, राइट लिमिट निकाल सकते हैं, लेकिन जब ए पर हम लेफ्ट लिमिट निकालेंगे तो एक समस्या क्या आएगी कि लेफ्ट लिमिट निकालते समय हमको ए के थोड़ा सा लेफ्ट आना पड़ेगा, और ए से लेफ्ट आने का मतलब हुआ कि हम इस अंतराल से बाहर चले जाएंगे। इस अंतराल से बाहर जाने का मतलब हुआ हम अपने प्रांत के बाहर चले जाएंगे। लेकिन फलन के बारे में कहा जा रहा है क्या कि फलन बंद अंतराल ए बी में ही परिभाषित है। इसका मतलब हम किसी भी दशा में अपने अंतराल से बाहर नहीं जा सकते हैं। उसी प्रकार से जब बिंदु बी की बात करते हैं, यहाँ लिखा है क्या कि बिंदु बी पर बाएं पक्ष से संतत हो, मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू बी माइनस एफ एक्स बराबर एफ बी। सेम सिचुएशन यहां भी है, जब बी से थोड़ा सा पहले जाना पड़ेगा। लेकिन बच्चों, जब आप बी पर राइट लिमिट निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा? बी पर राइट लिमिट निकालने के लिए हमें इस अंतराल से बाहर जाना पड़ेगा, जो कि हमें अलाउ नहीं है, क्योंकि हमारा फलन बंद अंतराल ए बी में ही परिभाषित है। अब आपसे कहा जाए कि बताइए कि कोई फलन बंद अंतराल ए बी में सतत कब होगा, तो आप बता लेंगे। उदाहरण स्वरूप अगर बंद अंतराल 1-5 की बात की जाए तो बताइए इसमें फलन कब सतत होगा। तो आप कैसे बोलेंगे कि 1 और 5 के बीच के सभी बिंदुओं पे सतत हो, यानी खुला अंतराल 1-5 में सतत हो, 1 पर राइट से सतत हो और बी पर लेफ्ट से सतत हो। आपसे पूछा जाए कि 1-3 में सतत कब होगा, तो आप ध्यान देंगे वहां यहां पर 1 और 3 की बात आपको नहीं करनी है, तो बस आपको यह दिखा देना है कि 1 और 3 के बीच के सभी बिंदुओं पे फलन सतत होना चाहिए। अब हम एक उदाहरण लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि अचर फलन कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स बराबर के फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, यानी एक सतत फलन है। बच्चों, ये अचर फलन है, ये आपको याद भी रखना चाहिए। आपने कक्षा 11 में इसको पढ़ा भी होगा। अगर इसका हम ग्राफ बनाएं तो आप देखेंगे ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये ओरिजिन है। ये लाइन एफ एक्स बराबर के की लाइन है। के अगर पॉजिटिव होगा तो ये लाइन ऊपर होगा एक्स एक्सिस के अगर नेगेटिव होगा तो ये लाइन एक्स एक्सिस के नीचे होगा। व्यवहारिक जानकारी की बात करें तो आप देखेंगे हर बिंदु पे ये सतत आपको दिख रहा है, क्योंकि आप जिस बिंदु पे चाहें आप ग्राफ को बना सकते हैं, कलम उठाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन हम इसको एनालिटिकली प्रूव करते हैं। देखिए कैसे। माना C बिलोंगिंग टू R, मैं एक वास्तविक संख्या लेता हूं C, और C पर मैं लिमिट निकाल के देखता हूं कितना आता है। लिमिट x टेंडिंग टू C
fx कितना आएगा, देखिए लिमिट x टेंडिंग टू c, देखिए प्रत्येक x बिलोंगिंग टू r के लिए fx का मान k है, तो इस fx का मान क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। जब लिमिट लेंगे इस लिमिट की वैल्यू आ जाएगी k, इसको मैं 1 बोल देता हूं। फलन का मान निकाला जाए तो fc कितना होगा, देखिए क्योंकि x के प्रत्येक मान के लिए fx का मान k आ रहा है, तो c भी एक वास्तविक संख्या है, तो इसका मान कितना आएगा, इसका मान भी आ जाएगा k, ये 2 हो गया। अगर 1 और 2 से देखा जाए तो ध्यान देंगे आपको क्या दिखाई देगा, 1 तथा 2 से आपको दिखाई देगा क्या, लिमिट x टेंडिंग टू c fx बराबर fc। इसका मतलब क्या हुआ, आप देख रहे हैं कि बिंदु c पर लिमिट का मान बिंदु c पे फंक्शन का मान आपस में बराबर आ रहा है, तो हम यहां बोल्डली लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर fx x बराबर c पर सतत है। c क्या है, c कोई एक संख्या नहीं है, c कोई पार्टिकुलर संख्या नहीं है, c कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। बच्चों मैं आपसे कहता कि x बराबर 2 पे सतत प्रूफ करिए, तो हर जगह c का मान 2 भर दीजिएगा। x बराबर 10 पे सतत प्रूफ करिए, c का मान हर जगह 10 भर दीजिएगा। इस प्रकार से c का कोई भी वैल्यू आप भरिए, आप उस बिंदु पे सतत आप प्रूफ कर ले जाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि c के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए फलन सतत दिखाई दे रहा है। तो हम एक लाइन और लिखेंगे इसमें क्या, चूंकि c बिलोंगिंग टू r कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, c बिलोंग्स टू r कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है जिस पर फलन सतत है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ क्या कि fx बराबर k मतलब अचर फलन एक सतत फलन है। आप समझ गए होंगे। देखिए इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं क्या कि fx बराबर x प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए सतत फलन है। अब छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं fx बराबर x एक्चुअली y बराबर x वाली लाइन है। दूसरा मैंने क्या लिखा है, मापांक फलन मॉडुलस फंक्शन fx बराबर मॉड x वास्तविक संख्याओं के लिए सतत फलन है। तीसरा ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुपदीय फलन पॉलिनोमियल फंक्शन सतत होता है। पहले आपको यहां यह जानना है कि बहुपदीय फलन क्या होता है। देखिए कक्षा 11 में आपने इसको पढ़ा होगा कि मैं लिखता हूं fx बराबर a0 a1 x a2 x स्क्वायर और ऐसे ही an x के पावर n। यह जो फलन दिख रहा है इसे कहते हैं बहुपदीय फलन, जहां आपको याद होगा कि a1 a2 a3 an ये सारे क्या होते हैं, ये सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। a1 a2 a3 सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं, इसे कहते हैं बहुपदीय फलन। अगर इसके कुछ एग्जाम्पल लें हम तो हमको मिलेगा क्या, एग्जाम्पल अगर मैं कुछ लूं तो मैं पाऊंगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये भी एक बहुपद है, एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 8
ये भी बहुपद है। ये बहुपद के सारे उदाहरण दिए गए हैं। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि बहुपदी फलन भी सतत फलन है, यानी इस टाइप के जितने फलन आपको दिखाई देंगे वे सारे फलन क्या होते हैं, बहुपदी फलन होते हैं। अगला एग्जाम्पल जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, देखते हैं इसको। फलन f(x) बराबर 1/x, इस पे ध्यान देंगे। x नॉट 0 द्वारा परिभाषित फलन के सांतत्य पर विचार कीजिए। काम करते हैं, माना c बिलोंगिंग टू R, c नॉट 0। हम एक वास्तविक संख्या लेते हैं c और c को 0 नहीं लेते हैं। आप पूछेंगे c को 0 क्यों नहीं लिए, क्योंकि फलन में ही कहा जा रहा है कि x नॉट 0, तो हम जो बिंदु ले रहे हैं वो 0 नहीं ले सकते हैं। हम इसमें लिमिट निकालते हैं, देयरफॉर लिमिट x टेंडिंग टू c f(x), देखते हैं कितना आता है। कितना होगा ये, लिमिट x टेंडिंग टू c f(x) का मान है 1/x, तो ये हो जाएगा 1/x और इसका मान आ जाएगा कितना, 1/c। यानी इस फलन का x बराबर c पे जो सीमा का मान है, जो लिमिट का मान है, वो आ रहा 1/c। फलन का मान देखें, fc बराबर कितना आ जाएगा, 1/c। आप अगर 1 और 2 को देखें तो क्या दिखाई देगा, देयरफॉर लिमिट x टेंडिंग टू c f(x) बराबर fc। इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि बिंदु c पर लिमिट का मान बिंदु c पे फलन का मान आपस में बराबर आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ क्या कि f(x) बराबर c पर सतत है। और फिर वही बात मैं दोहराऊं कि हमने एक्चुअली सततता सिद्ध की बिंदु c पर, लेकिन बच्चों बिंदु c क्या एक बिंदु है, नहीं, बिंदु c कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, बस शर्त है कि वह 0 ना हो। उस पर हमने फलन को सतत सिद्ध कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारा फलन हर जगह सतत है। तो एक लाइन परीक्षा में आपके यहाँ लिख देना चाहिए क्या, चूंकि c कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है जिस पर फंक्शन सतत है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ क्या कि f(x) बराबर 1/x, x नॉट 0 एक सतत फलन है। अगला टॉपिक हमारा है सतत फलनों के बीजगणित। प्रमेय मैंने लिखा है क्या, यदि f तथा g दो वास्तविक फलन है जो एक वास्तविक संख्या c के लिए सतत है। सीधी सी बात है, एक फलन है जो किसी बिंदु c पे सतत है। अब यहाँ फलन एक न लेके दो फलन लिया गया है, तो कहा जा रहा है f प्लस g x बराबर c पे सतत होगा। दूसरा क्या कहा जा रहा है, f माइनस g x बराबर c पे सतत होगा। तीसरा क्या कहा जा रहा है, f इंटू जी x बराबर c पे सतत होगा। ठीक है, चौथा क्या कहा जा रहा है, चौथा थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, f बाई जी x बराबर c पे सतत होगा जहां GC नॉट 0। देखो बच्चों, ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन की परीक्षाओं में इसी पे आप फंस जाते हैं, आप इस पे ध्यान नहीं देते हैं। हम जरा इस पर विचार करें कि ये क्या है। देखिए f और g दोनों सतत हैं, f और g दोनों सतत हैं, तो जब आप f बाई जी की सततता चेक करेंगे तो फलन का मान निकालेंगे ना c पे। तो जब c पे फलन का मान निकालेंगे तो कितना आएगा,
FC बटे GC। अब बाई चांस अगर GC 0 हो जाए तो क्या दिक्कत है कि अभी हमने पिछले उदाहरण दिखाया इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। वैल्यू इन्फिनिटी आने क्या मतलब हुआ, फलन सतत नहीं होगा। इसलिए f/g सतत होने के लिए जरूरी क्या है कि GC किसी कीमत पे 0 न हो, अर्थात GC नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट, सिद्ध कीजिए कि परिमेय फलन रैशनल फंक्शन सतत होता है। अब आपको बताऊं यहां कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आप जानिए कि परिमेय फलन क्या होता है। देखिए परिमेय फलन fx इक्वल टू px बटे qx, जहां px qx दो बहुपदी फलन है। आप एक बहुपदी फलन में दूसरे बहुपदी फलन से डिवाइड कर दीजिए तो जो फलन आपको यहां दिख रहा है यह फलन कहलाता है क्या, परिमेय फलन कहलाता है। आगे लिखा है qx नॉट 0, तो qx नॉट 0 समझ गए, क्योंकि अगर qx 0 हो जाएगा तो फलन सतत नहीं हो पाएगा, एक्चुअली फलन परिभाषित ही नहीं रहेगा। हम पहले ये देखें कि हमारा ये फलन कहाँ परिभाषित है। तो एक बात आप समझ गए हैं कि जहां qx 0 होगा वहां फलन परिभाषित नहीं होगा। तो जब fx के प्रांत की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से उन सारे x को हटा देंगे जहां qx 0 होता हो। तो हमें fx का प्रांत क्या मिल जाएगा, d बराबर r माइनस x सच दैट qx बराबर 0। तो हम ये यहां पता लगा लिए कि हमारा फलन fx बराबर px बटे qx का प्रांत ये है, यानी यहां पे परिभाषित है। अब बात करते हैं सततता की। तो बच्चों इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, fx का मान है px बटे qx। तो जब px और qx दोनों सतत फलन है तो उनका रेशियो क्या होगा, वो भी सतत होगा पिछले प्रमेय से। यानी अगर px और qx दोनों सतत फलन है तो fx बराबर px बटे qx परिमेय फलन है और ये भी क्या होगा, एक सतत फलन होगा। अगला साइन फलन के सांतत्य पर विचार कीजिए। हम ये पता करने जा रहे हैं कि साइन फलन क्या सतत है कि नहीं है, सतत है तो कहाँ है। देखिए आपको मालूम हुआ है साइन फलन का ग्राफ आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में। मैं छोटा सा ग्राफ बना रहा हूं आपके लिए। ये साइन फलन का ग्राफ आपने पढ़ा होगा। ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है। आप देख रहे हैं इस ग्राफ को अगर मैं बनाऊं तो मुझे कहीं कलम उठाना नहीं पड़ेगा, तो देख के हम बता सकते हैं कि यह एक सतत फलन है। लेकिन हम इसको एनालिटिकली प्रूव करते हैं। माना c एक वास्तविक संख्या है तो लिमिट x टेंडिंग टू c fx बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0 f c प्लस h। आप पूछेंगे ये कहां से आ गया, तो एक्चुअली यहां हुआ क्या है कि x माइनस c को h भर दिया गया है। खुद आप देखेंगे जैसे जैसे x c की तरफ जाएगा ये डिफरेंस कम हो जाएगा और h 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ क्या कि देयरफॉर x टेंडिंग टू c अगर होगा तो हमें मिल जाएगा क्या, h टेंडिंग टू 0। उसी का यहां मैंने इस्तेमाल कर लिया है, तो हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन c प्लस h। हम इसका मान लिखें तो क्या दिखाई देगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन c कॉस h प्लस कॉस c साइन h। लिमिट को 2 हिस्से में तोड़ दिया जाए तो दिखाई देगा कितना, साइन c लिमिट h टेंडिंग टू 0 कॉस h प्लस कॉस c इंटू लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h। बच्चों आपको मालूम है कि इसकी लिमिट 1 होती है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 कॉस h का मान 1 होता है
और लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h का मान 0 होता है। तो हमको क्या मिलने जा रहा है, हमको मिलने जा रहा है क्या, इक्वल टू साइन c प्लस 0 मतलब साइन c। फलन का मान अगर निकालें तो हमें दिखाई देगा क्या, fc बराबर साइन c। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं क्या कि लिमिट x टेंडिंग टू c fx बराबर fc, मतलब बिंदु c पे फलन सतत है। अब बिंदु c क्या है, बिंदु c कोई एक वास्तविक संख्या नहीं है, बिंदु c कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है जहां फलन सतत है। इसका मतलब क्या हुआ कि चूंकि c बिलोंगिंग टू r कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, चाहे जो एंगल आप रख लें, उस पे फंक्शन सतत है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि fx बराबर साइन x सतत है, यह हर जगह सतत है। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि कोसाइन भी एक सतत फलन है। एक उदाहरण अगला हम सिद्ध कीजिए कि fx बराबर tan x एक सतत फलन है। देखिए बच्चों, tan x का मान होता है sin x बटे cos x, और sin और cos क्या है, दोनों सतत फलन है। अभी हमने पढ़ा अगर f और g दोनों सतत हो तो f बाई g भी सतत है, तो sin बटे cos भी सतत है, और sin बटे cos सतत है, इसका मतलब tan x सतत है। लेकिन बस एक बात समझना है कि सतत है लेकिन कहाँ, tan x सतत फलन हो गया लेकिन कहाँ हो गया, इसके लिए हमें इसका tan x का प्रांत देखना पड़ेगा। ध्यान देंगे, tan x sin x बटे cos x 0 नहीं होना चाहिए, और cos x कहाँ 0 होता है, cos x 0 होता है कहाँ पे, पाई बाई 2 पे, 3 पाई बाई 2 पे, 5 पाई बाई 2 पे, इन सारे एंगल्स पे cos x 0 होता है। और इस एंगल से मतलब समझ ना, इस एंगल से मतलब हुआ 2n + 1 पाई बाई 2। इसका मतलब ये हुआ कि यह tan x परिभाषित कब होगा, जब x का मान 2n + 1 पाई बाई 2 न रखा जाए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ क्या कि tan x का प्रांत कितना होगा, r माइनस 2n + 1 पाई बाई 2 होगा। मतलब x का मान अगर इतना रखा जाए तो हमारा tan x एक सतत फलन हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये हमारा गृहकार्य क्या है, x बराबर 3 पे फलन fx बराबर इतने के सांतत की जांच कीजिए। आपको सिर्फ x बराबर 3 पे सततता चेक करनी है। दूसरा फलन ये लिखा गया है, इसके द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है, ये आपको चेक करके बताना है। इसमें आपको करना बस क्या होगा कि x < 1 पे देखिए ये फलन बहुपदी फलन है, x > 1 पे भी बहुपदी फलन है, तो x < 1 और x > 1 पे सतत होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ x बराबर 1 पे चेक करना है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, sin x + cos x, sin x - cos x सतत है कि नहीं आप चेक कर लीजिएगा। चौथा, f के सभी असतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां fx बराबर इतना है। पांचवा, यदि फलन f x बराबर 2 पे सतत हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहां सतत दिया गया है, उसका इस्तेमाल करके k का मान निकालना है। ये गृहकार्य करने के बाद हम बहुत जल्द आपसे नए क्लास में मिलेंगे। ओके, थैंक यू। बलि होने की परवाह नहीं, मैं हूँ कष्टों का राज रहे, मैं जीता 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 हूँ माता के हाथ स्वराज रहे। प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में मैं डॉक्टर चारुशीला सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, अभी कुछ पंक्तियाँ आपने मेरे मुख से सुनी जो देश के प्रति सर्वस्व न्यौछावर करने वाले भावों को खुद में समेटे थीं, सहेजी थीं। निसंदेह आपने समझ लिया होगा कि आज हम और आप अध्ययन के इस क्रम में
इसी भावभूमि पर विचरण करने वाले हैं। बच्चों, आइए अध्ययन को गति देते हैं। पिछली कक्षा में आपने पंडित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित कविता स्वदेश प्रेम पढ़ा, जिसके अंतर्गत आपने अपने पूर्वजों के गौरवशाली इतिहास को जाना, अपने कर्मों के प्रति सजग हुए और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बड़ी और महान बातें जिनसे हम और आप अनभिज्ञ थे कि हमारे पूर्वजों का यश कैसा था, उनकी कीर्ति कैसी थी और कैसे अर्जित किया, ये सब वो हमने और आपने पढ़ा, समझा, जाना और पाया। आइए बच्चों, उसी भावभूमि पर आगे बढ़ते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित काव्यखंड के अंतर्गत उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कविता पुष्प की अभिलाषा पढ़ते हैं। आपने नाम सुना, शीर्षक सुना, अवश्य एक जिज्ञासा मन में हुई होगी कि पुष्प की क्या अभिलाषा हो सकती है, क्या हो सकती है बच्चों? ये हम अध्ययन के क्रम में जानेंगे। सबसे पहले आइए इस पाठ का एक संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। बच्चों, जो कविता हम और आप आज पढ़ने वाले हैं, हिंदी साहित्य में जिसकी थोड़ी भी रुचि है उन सभी ने इस कविता को पढ़ा है और माखनलाल चतुर्वेदी की ये विशेष योगदान, विशिष्ट कृति, अद्भुत श्रेष्ठ रचनाओं में इस कविता का स्थान है जो आज हम और आप पढ़ने जा रहे हैं। आइए संक्षिप्त परिचय से अवगत हों। शीर्षक पुष्प की अभिलाषा, रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी। पुनः दोहरा रही हूं क्योंकि जब काव्य के लिए हम शब्द लिखते हैं तो लेखक क्यों नहीं लिखते, ये बात पहले भी मैंने बताई थी, पुनः आपसे कह रही हूं कि काव्य की सर्जना की जाती है, इसलिए सर्जक या रचयिता शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। भाषा खड़ी बोली, सरल, सहज, जो हम आप हर दिन बोलते हैं, आपके और हमारे हर दिन के व्यवहार की भाषा है, इसलिए विषय जो है वो हमारी समझ में बहुत ही आसानी से, बहुत ही सुगमता और सरलता से आने वाला है। शैली प्रतीकात्मक, आत्मपरक तथा भावात्मक। रस जो है वो वीर है और जब वीर रस होता है तो गुण ओज होता है। आपने पहले भी जाना है कि रसों का बहुत प्रभाव उस काव्य के पाठ पर पड़ता है, उन पंक्तियों पर पड़ता है और उसको पढ़ते समय हमारे आपके मुखमंडल पर भी पड़ता है। छंद तुकांत मुक्त है और ये जो कविता है जिसकी इतनी विशिष्टताएं आपको बताई गई वो युग चरण नामक काव्य संग्रह से संग्रहित है। तो बच्चों, ये थी इस कविता की संक्षिप्त जानकारी। एक सहज सा सवाल हमारे और आपके अंतर्मन में जरूर उठ रहा होगा कि जिसने इस कविता को लिखा वो कैसे थे, साहित्य को और कौन कौन से योगदान उन्होंने दिए हैं, किए हैं, कैसी सेवा की है उन्होंने साहित्य की, इसके अलावा और क्या क्या लिखा है जो विशिष्ट योगदान की श्रेणी में आता है। आइए कवि परिचय के अंतर्गत ऐसे बहुत सारे सवालों के हल ढूंढते हैं और जानते हैं कि कवि का जीवन और साहित्य का क्या उनका योगदान रहा, क्या उनकी देन है, जिसके लिए उन्हें एक उपनाम भी मिला है। अगली चर्चा में हम जानते हैं कि वो क्या है। बच्चों, आप देख रहे हैं कवि परिचय। जन्म सन 1889 ईस्वी, जन्म स्थान बावई, मध्य प्रदेश। पिता पंडित नंदलाल चतुर्वेदी जी। शिक्षा का विशेष योगदान होता है बच्चों, तो आप ध्यान दें, प्राथमिक शिक्षा के बाद घर पर ही अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला और गुजराती भाषा का अध्ययन आपने किया। भाषा और शैली जान लें, भाषा कैसी रही? सरल एवं प्रवाहपूर्ण, शैली मुक्तक। प्रमुख रचनाएं, बच्चों ध्यान दें, ये रचनाएं ही साहित्य के प्रति योगदान है। तो वो क्या हैं? कविता संग्रह हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, साहित्य अकादमी पुरस्कार से यह रचना पुरस्कृत है और ये एक विशिष्ट योगदान है चतुर्वेदी जी का। इसके अलावा माता, युगचरण और समर्पण। आप ध्यान दें, जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं वो युगचरण से लिया गया है। आपने जाना कि जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था पर मृत्यु 1968 में। साहित्य में स्थान, बच्चों मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि कुछ विशिष्ट एक उपनाम चतुर्वेदी जी को मिला है। कहते हैं
कि राष्ट्रीय भावनाओं से पूर्णतया ओतप्रोत था आपका काव्य, इसलिए एक उपनाम दिया गया, एक संज्ञा दी गई, भारतीय आत्मा। बच्चों आप सोचिए कि उपाधियां यूं ही नहीं मिली, ऐसा क्या था? वो यही साहित्य था जिसने इस उपाधि को दिला दिया कि माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है कि वो एक भारतीय आत्मा थे, क्योंकि राष्ट्रीय चेतना आपके काव्य में कूट कूट कर भरा हुआ है। और राष्ट्रीय चेतना के जितने भी कवि हैं, जितने भी शीर्ष के कवि हैं, उनमें आपका मूर्धन्य स्थान है, यानी श्रेष्ठ स्थान है। बच्चों, कवि परिचय के अंतर्गत आपने कवि का एक संक्षिप्त परिचय जाना। आइए अब मुख्य विषय की ओर चलते हैं और पढ़ते हैं पुष्प की अभिलाषा। बच्चों, ये पूरी कविता आपके समक्ष, पहले भी मैंने बताया था कि काव्य के पाठ के दो तरीके होते हैं, एक सामान्य होता है और एक छंद विधान पर आधारित। और जब हम छंद विधान पर पढ़ते हैं तो काव्य जो है वो बहुत प्रभावपूर्ण, हमारे आपके अंतर्मन पर छप जाने वाला, स्मृतियों में अंकित हो जाने वाला होता है। आइए दोनों ही तरीकों से एक बार पुनः पढ़ते हैं, क्योंकि पाठ का विशेष महत्व होता है। एक बार आप पढ़ते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आता है, आप उस पाठ को, उन पंक्तियों को 2 से 3 बार पढ़ेंगे और जैसे ही बार बार आप पढ़ते जाते हैं, अर्थ स्वतः खुलते जाते हैं। आइए बच्चों पढ़ते हैं सामान्य सलीका। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। ये पुष्प कह रहा है, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीरनी। बच्चों, ये वो सामान्य सलीका और ढंग था जिस पर हमने इन पंक्तियों को पढ़ा। आइए अब छंद विधान के आधार पर पढ़कर देखते हैं कि क्या अंतर होता है। इस अंतर को आप स्वतः महसूस करेंगे। पुष्प क्या चाहता है, इन्हीं भावों को पढ़ रही हूं, सुने। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीरनी, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीरनी। बच्चों, आपने दोनों ही ढंग से इन पंक्तियों को सुना। आपने स्वयं एक बड़ा अंतर महसूस किया कि जब मैंने दूसरी बार पढ़ा, यानी छंद विधान के आधार पर पढ़ा, तो पंक्तियां बहुत ही आकर्षक, बहुत ही कर्णप्रिय, रोंगटे खड़े कर देने वाली और मृदुल लगी, आपके मानस पटल पर एक प्रभाव छोड़ने लगी, हृदय को तरंगायित करने लगी। यही प्रभाव पड़ता है सही ढंग से पाठ का। आइए बच्चों, हमने पाठ कर लिया है, अब इसकी व्याख्या करते हैं, इसके विस्तृत अर्थ को जानते हैं और ये जानते हैं कि एक पुष्प क्या कह रहा है। वस्तुतः तो ये भाव कवि हृदय के हैं जिन्हें भारतीय आत्मा कहा गया है। अभी आपने परिचय में पढ़ा, ये उस भारतीय आत्मा के आत्मा की गूंज है, उनकी पुकार है, उनकी चाहत है, उनकी इच्छा है, जिसे पुष्प के माध्यम से कवि ने प्रस्तुत किया है। आइए अब देखते हैं कि कवि क्या कहना चाहते हैं, पुष्प की क्या अभिलाषा है, क्या इच्छा है। बच्चों देखें, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। पुष्प कहता है, वो कामना करता है, वो अभिलाषा करता है, वो कहता है कि मुझे चाहत नहीं है कि मैं किसी सुरबाला अर्थात देव कन्या के गहनों में गूथा जाऊं, कि मैं किसी देव कन्या के गहनों में गूथा जाऊं। ये मेरी अभिलाषा, ये मेरी इच्छा, ये मेरी चाहत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि किसी देव कन्या के सौंदर्य को बढ़ाऊं, उसके गजरे में गूथा जाऊं, ये मेरी चाहत नहीं है। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। पुष्प आगे कहता है
कि प्रेमी माला में गुंथकर मैं अपने आप को धन्य नहीं मान सकता। मेरी ये चाहत नहीं है कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को आकर्षित करने के लिए जो एक माला बनाता है उसमें गुंथकर मैं उसकी प्रेमिका के मन को आकर्षित करूं, ये मेरी चाहत नहीं है। तो पुष्प क्या चाहता है बच्चों? आइए अगली पंक्तियों में देखते हैं कि पुष्प गहनों में भी गूंथा जाना नहीं चाहता, वो प्रेमी प्रेमिका के संबंधों में भी नहीं आना चाहता। तो वो क्या चाहता है? चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। वो कहता है हे ईश्वर, हे हरि, मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं राजा महाराजाओं के मृत शरीर पर डाला जाऊं। ये भी एक सौभाग्य है कि मैं कहां जाता हूं। पुष्प देखिए आप कहां कहां पड़े मिलते हैं, लेकिन उसकी अपनी इच्छा, अपनी आकांक्षा इन पंक्तियों में व्यक्त होती है कि पुष्प कह रहा है कि मैं सम्राटों के, राजा महाराजा के मृत शरीर पर नहीं जाना चाहता, मैं उसकी शोभा नहीं बढ़ाना चाहता, मैं उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो क्या चाहता है? चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। बच्चों, ये देशभक्ति की पराकाष्ठा है। हम सभी जानते हैं कि ईश्वर, वो सत्ता जिसने हमारी सर्जना की, उसके ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन आप देखें कि एक पुष्प जो अति सुकोमल, जिसके भाव कैसे हैं, कितने श्रेष्ठ, कितने उच्च, वो कहता है कि मैं ये भी नहीं चाहता देवों के सिर पर चढ़ूं और भाग्य पर इठलाऊं, कि मैं उस देवता के, जिसने हमारी सर्जना की, उस देव के सिर पर चढ़ूं और अपने भाग्य पर इतराऊं, अभिमान करूं। ये भी चाहत मेरी नहीं है। तो फिर क्या चाह रहा है? बच्चों, एक जिज्ञासा हमारे आपके मन में कि फिर कवि को क्या चाहिए, कवि क्या बता रहे हैं, पुष्प के माध्यम से अपनी कौन सी आकांक्षा कवि व्यक्त कर रहे हैं। आइए आगे बढ़े। अब देखिए पुष्प क्या कहता है? मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक। हे वनमाली, हे माली, हे मेरे रखवाले, हे मेरे रक्षक, हे मेरे स्वामी, तुम मुझे तोड़ लेना, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जामे वीरने। तोड़ना, लेकिन करना क्या? तुम मुझे फेंक देना, लेकिन कहाँ फेंकना, किस जगह फेंक देना? मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, उस रास्ते पर, जिस पथ जामे वीरने, उस रास्ते पर, उस पथ पर तुम मुझे फेंक देना तोड़कर माली, जहां से बहुत से युवक, बहुत से वीर मातृभूमि को अपना सर्वस्व अर्पित करने जा रहे हों, अपना जीवन अर्पित करने जा रहे हों, अपनी सांसें अर्पित करने जा रहे हों, अपने शीश अर्पित करने जा रहे हों, ऐसी उस श्रेष्ठ धरा पर, उस पृथ्वी के टुकड़े पर, उस हिस्से पर तुम मुझे उस राह पर, उस पथ पर फेंक देना तोड़कर। बच्चों, आइए देखें कि क्या मेरे तो रोंगटे खड़े होने लगे हैं, अगर सुनकर आपके भी खड़े हो रहे हैं तो निसंदेह माखनलाल चतुर्वेदी भारतीय आत्मा हैं। सच है बच्चों कि एक पुष्प के भाव ऐसे हो सकते हैं। सुकोमल भावों की पराकाष्ठा होता है पुष्प का सृजन। ऐसे ही हृदय भी है, तरह तरह के भाव हैं। तो कवि ने एक पुष्प के माध्यम से अपने हृदयस्थ भावों को व्यक्त किया है। देखिए बच्चों कि कवि ने किस तरह ये बातें कही कि एक पुष्प जो है वो ईश्वर पर भी चढ़ना नहीं चाहता, वो प्रेमी युगल के बीच भी नहीं आना चाहता, वो किसी देव कन्या के सौंदर्य को भी नहीं बढ़ाना चाहता, वो किसी सम्राट के शव पर भी नहीं जाना चाहता। वो सिर्फ और सिर्फ इतना चाहता है कि माली उसे तोड़ दे और उस राह पर फेंक दे जहां से मातृभूमि को शीश चढ़ाने के लिए अनगिनत असंख्य वीर जिस राह से जा रहे हों। ये है देश प्रेम की पराकाष्ठा। बच्चों, आपने इन पंक्तियों को पढ़ा। माखनलाल चतुर्वेदी की ये कविता विश्व में शीर्ष पर है, अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है, क्योंकि इसमें देशभक्ति की पराकाष्ठा की व्यंजना हुई है। आइए बच्चों, इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य की तरफ चलते हैं। बच्चों, अभी आपने जो पंक्ति पढ़ी, जो अर्थ सुने, जो व्याख्या समझी, उनके काव्यगत सौंदर्य को हम और आप जानते हैं, क्योंकि जब भी कोई व्याख्या की जाती है आप जानते हैं कि ये अभिन्न अंग है, उस पड़ाव का ये अभिन्न अंग है। तो हम जाने कि इसमें कवि ने और क्या क्या बताना चाहा, क्या जगाना चाहता। ध्यान दे बच्चों कि क्या जगा रहे हैं कवि आपके हृदय में, कौन सा भाव है वो जो पुष्प के माध्यम से, अपने माध्यम से वो कह रहे हैं, लेकिन वो वहां से होता हुआ हमारे और आपके अंतर मन पर अंकित हो जाएगा,
हमें झकझोर जाएगा। देखिए बच्चों, कवि ने फूल के माध्यम से अपने देश प्रेम की भावना को व्यक्त किया है। कवि सम्मान प्राप्ति की अपेक्षा देश की रक्षा के लिए निस्वार्थ प्राण उत्सर्ग करने वाले को गौरवपूर्ण मानते हैं। स्वयं वो चाहते हैं कि मुझे कोई सम्मान न मिले, लेकिन अपने देश के नाम पर मैं बलि हो जाऊं, मैं मातृभूमि पर न्यौछावर हो जाऊं, यही कवि की कामना है। भाषा पहले भी मैंने आपको बताया कि सरल खड़ी बोली है, आसानी से आपने इसे समझा होगा, जाना होगा। शैली प्रतीकात्मक, आत्मपरक और भावात्मक है। बच्चों, जो एक भाव निकला इन पंक्तियों से, वो पंक्तियों से होते हुए हमारे आपके मानस पटल से होते हुए हमारे हृदय तक आया, और यहाँ से वो जाने कहाँ कहाँ तक जाएगा। यही सार्थकता होती है साहित्य की, यही कवि की सर्जना इसी प्रकार सार्थक होती है। न जाने कितने लोगों को इन पंक्तियों ने जगाया और शीर्ष पर पहुंचा दिया। आज जिनका यश, जिनकी कीर्ति युगों युगों तक गाने के लिए अंकित हो चुकी हैं पृष्ठों पर इतिहास के, और आपको भी कवि जगा रहे हैं। रस आपने जाना, ये वीर रस है, और इन पंक्तियों में हमने महसूस किया। बच्चों, मैंने तो महसूस किया कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि ऐसा आपने भी महसूस किया होगा। गुण ओज है। जब हम ओज की कविता पढ़ते हैं तो एक तेवर, एक तेज हमारे चेहरे से प्रतिबिंबित होने लगता है। हमारी जो नसें हैं वो फड़कने लगती हैं, हमारी सुप्त चेतनाएं जागृत होने लगती हैं, जो हमने इन पंक्तियों में महसूस किया। शब्द शक्ति, अभिधा और लक्षणा, अलंकार, अनुप्रास एवं पुनरुक्ति प्रकाश, छंद, तुकांत। तो बच्चों, जो कविता आपने पढ़ी उसका काव्य सौंदर्य ये है। अब अगला पड़ाव जो है वो व्याख्या को कैसे लिखते हैं, किन पड़ावों से होकर के ये पूर्णता की ओर जाता है, आइए जाने व्याख्या के क्रम में। व्याख्या का प्रारूप। बच्चों, जो पंक्तियां आपने पढ़ी हैं, जब इसकी व्याख्या करनी होगी तो कुछ ऐसे बिंदु हैं, कुछ ऐसे चरण हैं, कुछ ऐसे पड़ाव हैं जिनसे होकर गुजरने के बाद ही ये पूर्णता को प्राप्त करता है। तो आइए जाने क्या है। सबसे पहला काम जो आप करेंगे वो है संकेत। संकेत अर्थात वो माध्यम जिसमें हम ये बताते हैं कि हमने किन पंक्तियों को व्याख्या के लिए लिया है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आद्यंत, जिसमें आदि और अंत, शुरुआत और आखिर के कुछ शब्द लिए जाते हैं जो संकेत होते हैं। चाह नहीं वीर अनेक। अब आया पड़ाव संदर्भ। अति महत्वपूर्ण, क्योंकि इसके बिना आपकी व्याख्या कभी पूर्ण हो ही नहीं सकती। यही वो भाग है, वो पड़ाव है जिससे पता चलता है कि किसने ये कविता लिखी, कविता कौन सी है और कहाँ से ली गई है, कहाँ संकलित है। आइए देखें कि ये प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं उसके लिए हम क्या व्याख्या, क्या संदर्भ रखेंगे, कैसे प्रसंग होंगे, इन चीजों को जाने। संदर्भ। बच्चों सुने, प्रस्तुत व्याख्येय काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित और माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता से अवतरित है। ये आपका संदर्भ होगा। पूरे पाठ में संदर्भ कभी नहीं बदलता है, आप जानते हैं। सिर्फ प्रसंग बदलता रहता है, पंक्तियां जैसे जैसे बदलती रहती हैं। प्रसंग, इन पंक्तियों में कवि ने पुष्प के माध्यम से देश पर बलिदान होने की प्रेरणा दी है। तो बच्चों, आपने आज पुष्प की अभिलाषा पढ़ा। आप जानते हैं कि हर काम के पीछे कुछ उद्देश्य निहित होते हैं, कुछ कठिनताएं आती हैं। आइए, कुछ कठिन शब्द इस बीच आए थे जिनके अर्थ को हम और आप जान लें, जो आपके आगे मदद करेंगे और आगे अभ्यास के क्रम में आपके लिए अति उपयोगी सिद्ध होंगे। कोशिश तो करनी चाहिए बच्चों कि जब हम पाठ को पढ़ने वाले हों तो उससे पूर्व कठिन शब्दों को एक बार अवश्य देख लें, तो हमें बहुत सुगमता और सरलता हो जाती है। आइए, जो इस पड़ाव पर कठिन शब्द आए। चाह मतलब इच्छा, सुरबाला यानी देवबाला, विध यानी गुथ कर, शव मतलब मृत शरीर, इठलाऊं का अर्थ होता है अभिमान करूं, इतराऊं। इतने कठिन शब्द इस शीर्षक के अंतर्गत आए थे, इनके अर्थ आपने जान लिए हैं। आइए बच्चों, पूर्णता की तरफ चलते हैं। जब भी कुछ पढ़ते हैं तो एक आवश्यक पड़ाव होता है मूल्यांकन। इस शीर्षक के अंतर्गत मूल्यांकन के क्या प्रश्न होंगे वो आपके समक्ष। ध्यान दें बच्चों, आपने अभी तक जितना भी कुछ पढ़ा है उसके आधार पर माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय आप स्वयं लिखें।
पुष्प की अभिलाषा कविता में हमें कवि क्या उद्बोधन देना चाहते हैं, ये आप अपने शब्दों में, अपनी भाषा में लिखें। संप्राप्ति, हमने क्या पाया? हमने बहुत कुछ पाया। हमने ये जाना कि देश सर्वोपरि है। कितना ऊपर? ईश्वर से ऊपर स्थान दे दिया गया। अब इसके बाद तो कुछ कहने के लिए शेष बचता ही नहीं। बच्चों, शुरुआत में मैंने आपसे चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहा था कि इस पाठ के अंतर्गत माखनलाल चतुर्वेदी जी के 2 कविताएं, 2 शीर्षक इस पाठ के अंतर्गत संकलित हैं, जिसमें से हमने जो पहला शीर्षक हमारा था पुष्प की अभिलाषा, वो पढ़ लिया। अब दूसरा क्या है, आइए आप परिचित हों। इस पाठ के अंतर्गत एक और कविता हम और आप पढ़ रहे हैं जिसका शीर्षक है जवानी, जिसका पहला भाग आज हम पढ़ेंगे और दूसरा भाग फिर अगली कक्षा में हम और आप पढ़ेंगे। आपको एक सामान्य परिचय, जो दूसरी कविता हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, आइए उसकी तरफ चलते हैं, एक सामान्य परिचय प्राप्त करते हैं। बच्चों ध्यान दें, शीर्षक जवानी, भाग 1, रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी, भाषा वही, खड़ी बोली, शैली उद्बोधन, रसवीर गुणओज, और कविता जो है आपको पहले ही चर्चा में इन रचनाओं की विशिष्टताओं के बारे में बताया गया। ये जो कविता आज हम और आप पढ़ रहे हैं, ये हिम किरीटिनी नामक काव्य से संग्रहित है। कहाँ? आपकी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के अंतर्गत। आइए बच्चों, अब इसको आगे बढ़ाते हुए जवानी क्या है, जवानी का मतलब क्या है, इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं, इन भावों से हम और आप परिचित होते हैं कि इस कविता के माध्यम से कवि ने क्या बताया। भाव भूमि वही है, देश, उसी पर कवि ने सब कुछ कहा और इसीलिए इन्हें एक भारतीय आत्मा कहा गया। आप इन पंक्तियों से जुड़कर, इनमें डूबकर, इनमें उतरकर महसूस करेंगे कि कवि निसंदेह भारतीय आत्मा ही है। जवानी, ध्यान दे बच्चों, कवि संबोधित कर रहे हैं, प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, कौन कहता है कि तू विधवा हुई खो आज पानी। कवि कहता है कि ओ पागल जवानी, कवि संबोधित कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं, और ये संबोधन है पागल जवानी उन युवाओं को जो अपने कर्तव्य से डिग रहे हैं। कहीं वो डिग न जाएं, कहीं आलस्य न कर दें, इसलिए कवि हमको और आपको सचेत कर रहे हैं। पूरी पंक्तियां पढ़ने के बाद व्याख्या का क्रम चलेगा। चल रही घड़ियां चले नभ के सितारे, चल रही नदियां चले हिमखंड प्यारे, चल रही है सांस फिर तू ठहर जाए, 2 सदी पीछे की तेरी लहर जाए, पहन ले नरमुंड माला उठ स्वमुंड सुमेर कर ले, भूमि सातु पहन बाना आज धानी, प्राण तेरे साथ है उठ री जवानी, उठ री जवानी। देखिए अब इसके अर्थ की तरफ, व्याख्या की तरफ चलते हैं बच्चों, कि कवि संबोधित कर रहे हैं प्राण अंतर में लिए। प्राण क्या है बच्चों? चैतन्यता, जीवंतता और जीवित होने का प्रमाण है। उत्साह, ऊर्जा और इच्छा शक्ति प्राण है, तभी ये सारी चीजें होती हैं। तो कवि कहते हैं, ओ पागल जवानी, कौन कहता है कि तू विधवा हुई खो आज पानी, कि तुमसे किसने कह दिया कि तुम विधवा हो गई हो, यानी तुमने अपना तेज खो दिया है। विधवा का अर्थ बच्चों यहाँ तेज को खो देने से है, खो आज पानी, कि तुमने अपना स्वाभिमान, अपना तेज खो दिया और तुम श्रीहीन हो गई हो, विधवा हो गई हो, कोई तेज नहीं है। ये तुमसे किसने कहा? प्रश्नवाचक चिन्ह है बच्चों। तो कहता है कवि कि ये हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि प्राण अंतर में लिए, क्योंकि तुम्हारे अंतर में प्राण है, और जब तक तुम्हारे अंतर में प्राण है, तुम जीवित हो, और जीवित रहते तुम अपना तेज खो दो, ये संभव नहीं है, क्योंकि तुम जवान हो। जवानी का मतलब यहाँ युवा शक्ति और युवा जोश के लिए प्रयुक्त किया गया है। कवि और जगाते हैं अगली पंक्तियों में। कवि पूरी सृष्टि जो चल रही है, जो गतिमान है, जो कभी नहीं ठहरती, उसका उदाहरण देते हुए अपनी बात को और स्पष्ट करते हैं। देखें, चल रही घड़ियां चले नभ के सितारे। कवि कहते हैं कि घड़ियां चल रही हैं। यहां घड़ी का मतलब समय से है, कि ये सृष्टि, ये वर्षों से, बस ये ऐसे युगों युगों से ये कभी ठहरी नहीं है बच्चों, ये रुकती नहीं है। ये घड़ी एक घड़ी के लिए भी नहीं रुकती, ये चलती रहती है, गतिमान है।
चले नभ के सितारे, और नभ मंडल में जो सितारे हैं वो भी निरंतर चल रहे हैं, जगह बदल रहे हैं, घूम रहे हैं, रोशनी दे रहे हैं, सब चलायमान है, कुछ भी ठहरा हुआ नहीं, कुछ भी शेष ऐसा नहीं है जो रुक गया। और पंक्तियों को देखें, कवि और स्पष्ट कर रहे हैं भावों को, कहते हैं चल रही नदियां। ध्यान दे बच्चों, कवि प्रकृति की तरफ आपको ले जाते हैं और कह रहे हैं कि जब नदियां भी चल रही हैं, नदियां भी अपनी गति से, अपने वेग से बह रही हैं, वो भी नहीं ठहरी, चाहे कैसा ही प्रभाव आता रहा हो, कितना ही उथल पुथल रहा हो, लेकिन कभी नदियां भी ठहरी नहीं, वो निरंतर गतिशील रहीं। चले हिमखंड प्यारे, कवि कहते हैं कि बर्फ के जो खंड हैं, जो टुकड़े हैं, वो भी सरक सरक कर अपनी गति दर्शा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मुझ में जीवन है, मैं भी गतिमान हूं। तो अगर ये सब कुछ है तो तुम कैसे ठहर सकते हो? आइए कवि और आपको आगे ले जा रहे हैं। अब क्या कवि कहते हैं, चल रही है सांस फिर तू ठहर जाए। कवि ने प्रश्नवाचक निशान लगाया, वो सवाल कर रहे हैं कि अगर तुम्हारी सांस चल रही है, तुम में जीवन है, तो तुम कैसे ठहर सकते हो? तुम्हें ठहरना नहीं है, क्योंकि ये सांसों का अर्थ होता है गति, और जब प्रकृति और पूरी सृष्टि चल रही है तो तुम्हें रुकना नहीं है। 2 सदी पीछे की तेरी लहर जाए, आलस्य को त्याग दो, क्योंकि अगर तुम रुक गए, तुमने अगर आलस्य किया, तो तुम 2 शताब्दी पीछे, 2 सदी पीछे चले जाओगे, जो उचित नहीं है। आज आवश्यकता है, अगर आज आपका रक्त नहीं उबलता, अगर आज आप में ज्वार भाटा नहीं आता, तो फिर समय बीत जाने पर उसका कोई मोल नहीं है। आज अगर वर्तमान परिस्थितियों को तुमने नहीं चेता, तो फिर हम 2 सदी पीछे चले जाएंगे। फिर आगे कवि क्या कहते हैं और जगा रहे हैं, पहन ले नरमुंड माला, उठ स्वमुंड सुमेरु कर ले। बच्चों, कवि कहते हैं कि तुम्हें नहीं ठहरना है, क्योंकि तुम जवान हो, पागल हो, तुम युवा हो। यहाँ जवानी का मतलब बार बार बताया जा रहा है, वो युवा से है। कहते हैं कि पहन ले नरमुंड माला, कि तुम्हें ठहरना नहीं है, तुम उठो और नरमुंड, मनुष्यों के शीश की माला पहन लो, उठ स्वमुंड सिमोर कर ले, और अपना जो शीश, अपना जो मस्तक है, उसे गर्व से, उसे अपने तेज से, अपने प्रताप से सुमेर जैसा ऊंचा कर लो। भूमि सा तू पहन बाना आज धानी, प्राण तेरे साथ है उठ रही जवानी। कवि कहते हैं जब प्रकृति अपनी हरियाली में, धान के खेत अपना झूमते हुए बता रहे हैं कि मुझ में जीवन है, तो तू भी धरती की तरह आज धानी चूनर ओढ़ ले और उठ खड़ा हो जा। तुझे चलना है, मैं तुझे रुकने ठहरने नहीं दूंगा। फिर कवि सचेत कर रहे हैं कि प्राण तेरे साथ है उठ रही जवानी। कवि फिर कहते हैं कि आप में प्राण है तो आप ठहर नहीं सकते। आइए बच्चों, अब हम थोड़ा सा काव्य सौंदर्य देख लेते हैं इन पंक्तियों का। इन पंक्तियों में कवि ने देश के युवा वर्ग का आह्वान किया है कि वह देश पर अपने को न्यौछावर कर दें, अपने को उत्सर्ग कर दें। भाषा खड़ी बोली, शैली प्रतीकात्मक, आत्मपरक भावात्मक, रस वही वीर, गुण ओज, शब्द शक्ति, अभिधा लक्षणा एवं व्यंजना, अलंकार अनुप्रास, उपमा एवं रूपक, छंद तुकांत मुक्त। बच्चों, आज आपने 2 महत्वपूर्ण कविताएं पढ़ी, लेकिन जो दूसरा हमने पढ़ा जवानी, उसका एक भाग हमने पढ़ा। शेष अंश अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर विनाशपति तिवारी, प्रवक्ता गणित और राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से इस ऑनलाइन वीडियो क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 12 विषय गणित अध्याय 5 सांतत्य एवं अवकलनीयता के तीसरे भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। आज के जो हमारे चर्चा के मुख्य बिंदु हैं वे हैं 2 फलनों के संयोजन की संततता, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शंस, अवकलज के बीजगणित, कुछ महत्वपूर्ण फलनों के अवकलज, अवकलनीयता यानी डिफरेंशियबिलिटी, और अंतराल में अवकलनीयता यानी डिफरेंशियबिलिटी इन एन इंटरवल। बच्चों, पिछले भाग में हम लोगों ने सततता को बहुत ध्यान से पढ़ा था। आपको सारी चीजें याद आ जाए इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं। ध्यान दीजिए,
f के सभी असंतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां fx बराबर ये लिखा है। एक काम करते हैं, हम देखते हैं कि यदि x लेस देन 2, अगर x का मान 2 से कम रखा जाए तो आप देखिए फलन में fx का कितना मान होगा। जब x लेस देन इक्वल टू 2 है तो फलन का ये मान है, तो fx का मान होगा कितना, fx बराबर 2x प्लस 3। यदि x ग्रेटर देन 2 रखा जाए, देखिए x ग्रेटर देन 2 पे फलन का मान है 2x माइनस 3, तो कितना मिलेगा, हमें मिलेगा fx इक्वल टू 2x माइनस 3। आप ये समझ रहे हैं कि 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3 दोनों बहुपदीय फलन है। पिछले भाग में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, ये क्या है, बहुपदीय है। और बहुपदीय फलन क्या होते हैं, बहुपदीय फलन सतत फलन होते हैं। क्योंकि बहुपदीय फलन सतत होते हैं दिस इम्प्लाई x लेस देन 2 तथा x ग्रेटर देन 2 के लिए f सतत होगा। देखिए बच्चों, हम लोगों ने यहाँ यह दिखा लिया कि अगर x का मान 2 से छोटा है या x का मान 2 से बड़ा है तो फलन हमारा सतत है। अगर मैं यहाँ रियल लाइन बनाऊं तो बीच में कहीं 2 है, इसका मतलब कि 2 से कम पे भी सतत है, 2 से ज़्यादा पे भी सतत है। सिर्फ एक बिंदु बचा, वो बचा x बराबर 2। तब हम लोग x बराबर 2 पे सततता चेक करने जा रहे हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस fx, क्या है ये, लेफ्ट हैंड लिमिट है, कितना होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 2 माइनस h। ध्यान दीजिएगा, x के जगह पे है 2 माइनस h, यह चीज 2 से छोटा है। जब 2 से छोटा है तो फलन का यह मान है। हम लोग करना क्या है, बस इसमें x के जगह पे 2 माइनस h भर देना है, भर देते हैं। मिलेगा क्या, लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 माइनस h और प्लस 3, ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 7 माइनस 2h, कितना हो जाएगा, 7 माइनस 2h। इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 7। अब हम x बराबर 2 पर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, कितना होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस fx। कैसे निकालते हैं, तो ये होगा कितना, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 2 प्लस h। 2 प्लस h 2 से ज़्यादा है, इसकी वैल्यू हमको यहाँ से मिलने वाली है, क्या मिलेगी, देखिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 प्लस h माइनस 3। ये हमको कितना देगा, देखिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस 2h, यानी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट आपको दिख रहा है 7, राइट हैंड लिमिट आपको दिख रहा है 1। जरा फलन का मान निकालते हैं, f2 देखते हैं कितना होगा, इसमें 2 भर दीजिए, ये आ जाएगा 7। आपके सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है क्या, कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 7, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 1 एंड f2 इक्वल टू 7। फलन x बराबर 2 पे सतत तब होता जब x बराबर 2 पर लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट फलन का मान आपस में बराबर आता है। लेकिन आप यहाँ ये देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट अलग आ रहा है, राइट हैंड लिमिट अलग आ रहा है। इसका मतलब
और इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 2 पे फलन सतत नहीं है। एक्चुअली x बराबर 2 पे फलन की सीमा ही नहीं आ रही है, और जब फलन की सीमा ही नहीं आ रही है तो सततता की बात हम लोग कर ही नहीं सकते हैं। बच्चों अब एक प्रमेय देखते हैं। यदि f तथा g वास्तविक मानी फलन है तब f और g का संयोजन कंपोजिशन FOG किसी बिंदु C पे संतत होगा यदि बिंदु C पर G तथा GC पर F संतत हो। बच्चों आप लोगों ने अध्याय 1 में 2 फलनों का संयोजन बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ लिया होगा, जरा उसको याद करिए। एक सेट है P, दूसरा सेट है Q और तीसरा सेट है R। सेट P से Q पर एक फलन हुआ करता था G, Q से R पे एक फलन होता था F। तो P से R का जो फलन था उसे आप लोग डिनोट करते थे किससे? FOG से, और इसे कहते थे G और F का संयोजन फलन। अब यहाँ ये कहा जा रहा है कि बिंदु C पर G सतत है। एक्चुअली C G के प्रांत का एक बिंदु है। अब C का प्रतिबिंब कितना होगा? C का प्रतिबिंब होगा GC। तो आपसे कहा जा रहा है कि फलन F बिंदु GC पर सतत है। एक्चुअली यहाँ GC क्या है? GC फलन F के प्रांत का एक बिंदु है। तो प्रमेय कह रहा है क्या कि यदि बिंदु C पर G तथा GC पर F सतत हो तो FOG बिंदु C पर सतत होगा। इसका मतलब हुआ जो फलन FOG है वो बिंदु C पर क्या होगा? सतत होगा। अगर इसको व्यवहारिकता में एक लाइन में बोले तो हम ये बोलेंगे कि अगर 2 सतत फलन दिए हैं तो उनका संयोजन भी क्या होगा? वो भी एक सतत फलन होगा। एक उदाहरण लेते हैं, fx बराबर साइन एक्स स्क्वायर। ध्यान देंगे fx माने साइन x को, gx माने x स्क्वायर को। तो आपको हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि साइन x और x स्क्वायर दोनों ही सतत फलन है। जब दोनों सतत फलन है तो इनका संयोजन कितना होगा? इनका संयोजन होगा साइन एक्स स्क्वायर, और साइन एक्स स्क्वायर भी क्या है? इसलिए सतत है। अब हम थोड़ा सा कक्षा 11 की बात फिर करने जा रहे हैं। माना f एक वास्तविक फलन है तथा c उसके प्रांत का एक बिंदु है, तो बिंदु c पर अवकलज यानी डेरिवेटिव निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। ये चीज बच्चों आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा कि सीमा अस्तित्व में हो। अगर सीमा ही अस्तित्व में नहीं होगी तो ये परिभाषा सही नहीं मानी जाएगी। यानी अवकलज तभी परिभाषित होगा कब? जब ये सीमा अस्तित्व में हो। आपने इसको बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ा है, ऐसा मुझे विश्वास है। उसके बाद आप लोगों ने एक महत्वपूर्ण चीज और पढ़ा फर्स्ट ईयर से, प्रथम सिद्धांत से अवकलन। y बराबर fx एक फलन हो तो हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि f डैश x बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0 fx प्लस h माइनस fx बटे h, जबकि सीमा का अस्तित्व हो। बच्चों इसी चीज को आप लोगों ने प्रथम सिद्धांत से अवकलज के नाम से आपने पढ़ा होगा। अब इसमें एक चीज और जोड़ना है कि ये जो सिंबल f डैश x है इसको आप d बाई डी एक्स आप fx भी बोल सकते हैं, या f डैश x हम लोग लिखे ही हैं, या इसका एक सिंबल और चल सकता है क्या? dy बाई डी एक्स भी चल सकता है इसका सिंबल, या y डैश भी इसका सिंबल हम ले सकते हैं। ध्यान देंगे जो अभी जो अवकलज हमने दिखाया था, जो f डैश c की बात हम लोगों ने किया था, वो अवकलज बिंदु C पे था। ये अवकलज बिंदु C पे नहीं है, ये अवकलज बिंदु x पे है। अब प्रथम सिद्धांत के अवकलन का उपयोग करके आपने कुछ महत्वपूर्ण फलनों का अवकलन किया होगा और उसको सूत्र के रूप में याद किया होगा। इसकी आपको आगे बार बार जरूरत पड़ने वाली है। उसके बाद अवकलज के बीजगणित, ये भी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया है कि u बराबर fx और v बराबर dx 2 फलन है। तो आपने पढ़ा होगा कि d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस माइनस v बराबर d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस माइनस d बाई डी एक्स ऑफ v। ये आपको याद भी होगा।
साथ ही डी बाई डी एक्स ऑफ यू भी बराबर यू डी बाई डी एक्स ऑफ भी प्लस भी डी बाई डी एक्स ऑफ यू, मतलब पहले फलन को छोड़ देंगे, दूसरे का अवकलन करके गुणा कर देंगे, प्लस दूसरे को छोड़ देंगे, पहले फलन का अवकलन करके गुणा कर देंगे। इसे लेबनीज या गुणन नियम भी कहते हैं। अगला डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई भी डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस यू डी बाई डी एक्स ऑफ भी अपान भी स्क्वायर। और ये बात इंपॉर्टेंट है कि जहाँ भी बराबर ना जीरो, इसको हम लोग कई बार समझ चुके हैं कि अगर भी जीरो हो जाएगा तो फलन u बाई भी परिभाषित नहीं होगा। तो आप बच्चों इसको बढ़िया से दोहरा लीजिएगा और ठीक से याद कर लीजिएगा। अब नई चीज जो हमारे सेकेंड ईयर की चीज दिख रही है, अवकलनीयता यानी डिफरेंशियबिलिटी। हम आपको यहाँ दो नई परिभाषाएं आपको याद करा रहे हैं। माना f एक वास्तविक फलन है तो किसी बिंदु C पर दाएं पक्ष का अवकलज यानी राइट हैंड डेरिवेटिव, ध्यान देंगे इसका सिंबल होता है आर एफ डैश सी। आर मीन्स राइट, एफ डैश सी मतलब अवकलज की बात हो रही है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। इसको राइट इसलिए बोला गया है कि अगर मैं ये बिंदु C लिखूं तो आप इसमें C प्लस एच ले रहे हैं, यानी C से आप राइट साइड में जा रहे हैं, C प्लस एच आपको यहाँ मिलेगा, इसलिए इसका नाम है राइट हैंड डेरिवेटिव। उसी तरीके से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, तथा C पर बाएं पक्ष का अवकलज यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये क्या होता है? L एफ डैश सी। इसकी वैल्यू कितनी होती है? लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी और अपान माइनस एच। ध्यान देंगे अगर C है तो C कहाँ होगा? यहाँ है C, C माइनस एच कहाँ होगा? C माइनस एच थोड़ा सा पहले होगा, जो कि C के लेफ्ट में है, इसलिए इसका नाम क्या है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। आपको ये दोनों चीजें आपको याद रखनी होगी। अब ध्यान देंगे जहां भी हमने अवकलज लिखा, चाहे फर्स्ट ईयर में चाहे सेकेंड ईयर में, वहां नीचे लिखा जहां सीमा का अस्तित्व हो। इसका मतलब यह है कि कहीं अगर सीमा का अस्तित्व न हो, इसका मतलब यह है कि वहां फलन अवकलनीय नहीं होगा। अब बिंदु C पर फलन अवकलनीय कहा जाता है यदि राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई फलन दिया हो, कोई बिंदु दिया हो, कहा जाए बताइए इस बिंदु पे फलन अवकलनीय है कि नहीं। आपको करना क्या है? बिंदु C पर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, बिंदु C पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, और ये देखना है कि दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव वही परिभाषा जो हम लोगों ने अभी लिखा था, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, ये दोनों आपस में बराबर आने चाहिए। अगर बराबर नहीं आए तो हम कहेंगे बिंदु C पे फलन अवकलनीय नहीं है। अगर बराबर आ गए तो हम बोलेंगे बिंदु C पे फलन अवकलनीय है। अच्छा, अब जो दोनों ये बराबर आ गए, दोनों परिमित आएंगे, तो जो ये उभयनिष्ठ मान है उसे कहते हैं C पर फलन का अवकलज, और इसे एफ डैश सी से प्रदर्शित करते हैं। एफ डैश सी कितना होता है? तो ये होता है कितना? लिमिट x टेंडिंग टू C एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन x माइनस सी। देखिए इसमें x की जगह पे आप c प्लस एच रखेंगे, उसी के हिसाब से आप लिमिट को बदलेंगे तो आपको ये राइट हैंड डेरिवेटिव दिख जाएगा आपको। जब आप x की जगह पे c माइनस एच भरेंगे और लिमिट को चेंज करेंगे तो यह चीज आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या लेफ्ट लिमिट आपको दे देगा। तो जो ये दोनों का उभयनिष्ठ मान है उसी को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको बच्चों याद भी रखना है। फिर हम फर्स्ट ईयर में आते हैं। फर्स्ट ईयर में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि एफ डैश सी वक्र y बराबर एफ एक्स के बिंदु x बराबर c पर स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है।
यानी एफ डैश सी या डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स बराबर सी इक्वल टू एम, जहां एम क्या है, बिंदु सी पर स्पर्श रेखा की प्रवणता है। आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। कैसे? ये एक वक्र है, ये वक्र है y बराबर एफ एक्स। अगर हम यहां स्पर्श रेखा खींचे, ये बिंदु को हम x बराबर c बोले, तो स्पर्श रेखा x अक्ष के धन दिशा से थीटा कोण बना रही है। तो आपको रेखा की प्रवणता पढ़ाया गया होगा, आपने पढ़ा होगा कि यदि कोई रेखा x अक्ष के धन दिशा से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा कोण बनाती हो तो टेन थीटा को हम लोग क्या कहते हैं, टेन थीटा को उस रेखा की प्रवणता कहते हैं। बिंदु C पर खींची गई ये स्पर्श रेखा x अक्ष के धन दिशा से थीटा कोण बना रही है, तो m कितना होगा, m हो जाएगा टेन थीटा। तो अब आपको यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो आप m यानी टेन थीटा निकालेंगे बिंदु C पर, वो और कुछ नहीं, वो f डैश C के बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, ये कंपटीशन की परीक्षाओं में भी इसका भरपूर इस्तेमाल होता है, बोर्ड की परीक्षाओं में भी इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको आप दोहरा लीजिए। अब आगे देखिए, कुछ नई चीज समझा रहा हूं आपको। आपने देखा कि बिंदु C पे फलन अवकलनीय तब होगा जब राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपस में बराबर हों। अच्छा, राइट डेरिवेटिव लेफ्ट डेरिवेटिव आपस में बराबर हैं, ये बात आपने दिमाग में बैठा लिया। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि डेरिवेटिव एफ डैश सी क्या होता है, एफ डैश सी ही स्पर्श रेखा की प्रवणता है। अगर फलन अवकलनीय नहीं है तो इसका मतलब हुआ क्या कि राइट डेरिवेटिव लेफ्ट डेरिवेटिव बराबर नहीं आएगा। जब राइट डेरिवेटिव लेफ्ट डेरिवेटिव बराबर नहीं होता है तो एक्चुअली एक घटना और घटती है, और वो घटना ये है कि वक्र के उस बिंदु पर एक से अधिक स्पर्श रेखाएं आ जाती हैं। एक से अधिक स्पर्श रेखाएं आने का मतलब हुआ कि राइट डेरिवेटिव लेफ्ट डेरिवेटिव बराबर नहीं है। यानी कि अगर एक से अधिक स्पर्श रेखाएं आए तो हम एक कह सकते हैं क्या कि उस बिंदु पे फलन अवकलनीय नहीं है। तो आप याद कर लीजिए कि यदि बिंदु C पर एक से अधिक स्पर्श रेखाएं बने तो वक्र बिंदु C पर अवकलनीय नहीं होगा। उदाहरण के तौर पे हम आगे चीज आपको दिखाएंगे प्रूफ करके कि जो माड x का फलन होता है y बराबर माड x, ये सतत होता है। इस बिंदु पे अगर हम चेक करेंगे तो ध्यान देंगे एक से अधिक स्पर्श रेखाएं बनती हैं, इसलिए y बराबर माड x बराबर 0 पे कभी भी अवकलनीय नहीं होगा। ये बात हम आगे आपको दिखाएंगे। इसका एक मतलब और हुआ, ये हुआ कि यदि किसी बिंदु पर फलन f अवकलनीय होगा यदि उस बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सके। बच्चों, ये ज्योमेट्रिकल अप्रोच है जो कंपटीशन में बहुत काम देने वाला आपके है कि आपको पता करना है कि अवकलनीय है कि नहीं है। तो आपको खाली ये पता चल रहा है कि उस पर एक ही स्पर्श रेखा बनने वाली है, तो आप बोल सकते हैं क्या कि फलन उस बिंदु पे अवकलनीय है। अगली बात, अंतराल में अवकलनीयता। जैसे हम लोगों ने अंतराल में सततता पढ़ा था, वैसे हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं अंतराल में अवकलनीयता। देखिए, एक वास्तविक फलन f बंद अंतराल AB में अवकलनीय कहा जाता है यदि f खुले अंतराल AB में अवकलनीय हो, अर्थात A और B के बीच के सभी बिंदुओं पे क्या हो, अवकलनीय हो। ये हूबहू वैसे ही दिख रहा है जैसे हम लोगों ने सततता में पढ़ा था। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। A और B के बीच जितने बिंदु हैं उन सारे बिंदुओं पे अवकलनीय होना चाहिए। अगला, A पर दाएं पक्ष से यानी राइट साइड से अवकलनीय हो, अर्थात आर एफ डैश ए की वैल्यू परिमित होना चाहिए, यानी कि अस्तित्व में होना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि हाँ राइट हैंड डेरिवेटिव क्यों ले रहे हैं, लेफ्ट वाले को कहाँ छोड़ देना है। यह चीज सततता में भी समझी गई थी, ध्यान देंगे। ए पर जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे
तो एफ ए माइनस एच हो जाता है। अब याद करिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a माइनस h माइनस एफ ए अपान माइनस एच। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेते समय a माइनस एच निकालना पड़ेगा, यानी a से लेफ्ट जाना पड़ेगा, यानी आपको अंतराल ए बी से बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन फलन अंतराल ए बी में ही परिभाषित है, इसलिए हम उस अंतराल ए बी से बाहर नहीं जा सकते हैं। इसलिए यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात नहीं की गई है, सिर्फ राइट हैंड डेरिवेटिव लिया गया है। उसी प्रकार से बिंदु बी पर बाएं पक्ष से यानी लेफ्ट साइड से अवकलनीय हो, अर्थात लिमिट अर्थात एल एफ डैश बी बराबर इतना परिमित हो, यानी कि अस्तित्व में हो। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो परीक्षाओं में पूछा गया बार बार, क्या यदि कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है तो उस बिंदु पे सतत भी होगा? अगर किसी बिंदु पे अवकलनीय है तो सतत भी होगा, इसकी गारंटी दे रहा है ये प्रमेय। देखिए उपपत्ति देखते इसका है, माना फलन f किसी बिंदु c पर अवकलनीय है। तो अवकलनीय है तो अवकलनीयता की परिभाषा के हिसाब से हम लोगों ने यही f डैश c रखा था। तो जब ये अवकलन है, इसकी वैल्यू f डैश c है और ये क्या है, परिमित है, इसको मैं 1 कर देता हूं। अब मैं क्या करता हूं, लेता हूं fx माइनस fc, इस वैल्यू को मैं जरा कंसीडर कर रहा हूं। कैसे? fx माइनस fc अपान x माइनस c कर दे रहा हूं, और इसमें x माइनस c से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, और इसकी सीमा मैं ले रहा हूं क्या, लिमिट x टेंडिंग टू c। तो इधर भी मुझे लेना होगा क्या, लिमिट x टेंडिंग टू c। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये लिमिट 2 जगह बढ़ जाता है, आपने सुना होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। कैसे? लिमिट x टेंडिंग टू c fx माइनस fc अपान x माइनस c, और ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू c x माइनस c। यह चीज क्या है, यह चीज है f डैश c। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा f डैश c, और ये कितना हो जाएगा, x माइनस सी एक्स टेंडिंग टू c, ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। ध्यान देंगे f डैश c परिमित है, इसकी वैल्यू 2, 4, 6, 10, 5, 5.1 इस टाइप से होगा, यानी परिमित होगा। तो जब इसमें 0 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0। तो हमको क्या मिला, हमको मिला देयरफॉर लिमिट x टेंडिंग टू c fx माइनस fc बराबर 0। fc को राइट में कर दें तो मिलेगा हमें क्या, लिमिट x टेंडिंग टू c fx बराबर fc। ध्यान से देखिए आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि बिंदु C पर सीमा का मान बिंदु C पे फलन के मान के बराबर आ गया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ क्या कि फलन x बराबर c पर क्या है, सतत है। देयरफॉर f x बराबर c पर सतत है। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि अवकलनीय है तो सतत हो गया, लेकिन क्या सतत है तो वो अवकलनीय होगा? हम इसको अगले क्वेश्चन में देखते हैं। सतत फलन अवकलनीय हो यह आवश्यक नहीं है। इसके लिए हम मॉड x फलन को लेते हैं। मॉड x फलन को हम लोग कई बार देख चुके हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण फलन है ये। देखिए ये y बराबर मॉड x का कर्व है। हम इसको पिछले भाग में देख चुके हैं कि हर जगह सतत फलन है, यहाँ भी सतत है, 0, 0 पे भी सतत है ये। तो हमारा मॉड x बराबर 0 पे सतत है, हम ये जान रहे हैं। हम ये देखने जा रहे हैं कि क्या ये x बराबर 0 पर अवकलनीय है कि नहीं है। तो पहले हमें लिखते हैं कि मॉड x बराबर 0 पर
सतत होता है, ये हम लोग जान रहे हैं। अब हम अवकलनीयता चेक करते हैं, तो हम लिखते हैं क्या, और एफ डैश जीरो, जीरो पर हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करने जा रहे हैं। परिभाषा आपको याद हो चुका है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो और अपान एच। एफ जीरो प्लस एच मॉड एच कितना होगा, ये लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो मॉड एच माइनस जीरो बटे एच, ये कितना होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच बाई एच, यानी कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव एक आ गया। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं, एल एफ डैश जीरो बराबर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो अपान माइनस एच। देखिए कितना होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये हो जाएगा मॉड माइनस एच माइनस जीरो अपान माइनस एच। तो कितना होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच अपान माइनस एच, कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। हम लोगों ने देखा क्या कि राइट हैंड डेरिवेटिव एक आ रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आ रहा है, तो क्या फलन अवकलनीय हुआ, फलन अवकलनीय नहीं हुआ, क्योंकि अवकलनीय होने के लिए राइट और लेफ्ट डेरिवेटिव दोनों बराबर आने चाहिए। तो हमने यहाँ ये देख लिया क्या, इसलिए एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, लेकिन सतत था। तो ये हमारी बात सिद्ध हो गई कि फलन अगर सतत है तो वो अवकलनीय होगा, यह जरूरी नहीं है। हम आपको गृह कार्य दे रहे हैं, इसको बड़े ध्यान से आप सॉल्व कर लीजिएगा। हमने जो पढ़ाया उसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर ले जाएंगे। इसके बाद बहुत जल्द हम लोग अपने सामतत्व एवं अवकलनीयता के चौथे भाग के साथ प्रस्तुत होंगे। ओके, थैंक यू।